Vasily, a high school teacher unexpectedly catapulted to power, takes on oligarchs and bureaucracy. But can one honest man survive politics? एक आदमी पढ़ाई के नाम पे लॉ करता है, लॉ ग्रेजुएट होता है, लेकिन लॉ प्रैक्टिस नहीं करता है। उसकी रुचि होती है ड्रामा में, थिएटर में, एंटरटेनमेंट में। Volodymyr Zelensky stars in Servant of the People, exclusively. ये वो एक एकेडमी खोलता है, प्रोडक्शन हाउस खोलता है, ताकि कुछ फिल्में, कुछ सीरियल्स प्रोड्यूस कर सके, डायरेक्टर्स के उनको प्रोडक्शन कर सके। उसने एक सीरियल बनाया सर्वेंट ऑफ द पीपल, और इसमें उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट का रोल निभाया। इस आदमी ने, यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वर्तमान यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। मूलतः वो रशियन हैं, रूसी नेटिव। ऐसा क्या हुआ कि किरदार निभाते निभाते प्रेसिडेंट का वो व्यक्ति यूक्रेन का वास्तव में एक प्रेसिडेंट बन गया। यही व्यक्ति जिसको कॉमेडियन कह के चिढ़ाया गया, जिसे क्लाउन कह के चिढ़ाया गया, आज वो रशिया जैसी मिलिट्री पावर से, इकोनॉमिक पावर से लोहा ले रहा है। लोग उसको दुस्साहसी कहें, साहसी कहें, मूर्ख कहें या कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये व्यक्ति आज रशिया से लोहा मनवा रहा है, टक्कर ले रहा है। और कल जो उन्होंने जिस घटना को अंजाम दिया है कि रशिया में 4000 किलोमीटर अंदर घुस के रशिया के एयरबेस पे हमला किया है, लगभग उस एयरबेस को 30% एयरबेस के हिस्सा को ख़त्म कर दिया है, जीर्ण शीर्ण कर दिया है। और इसको पर्ल हार्बर अटैक की संज्ञा दी जा रही है, जो कि जापान ने अमेरिका पे किया था। और इसके मायने समझे जा सकते हैं कि रसिया इसको पर्ल हार्बर अटैक की संज्ञा क्यों दे रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका ने पर्ल हार्बर के बाद क्या किया था। नागासाकी और हिरोशिमा सब दुनिया जानती है। और ये भी कह रहे हैं विश्लेषक कि जेलेंस्की ने शायद ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। रसिया ने अपने परमाणु, अपने सामरिक हथियारों को दुनिया को बता के एक जगह से दूसरी जगह किया था। उसके बाद इस तरह का हमला करना रूस को उकसावे में डालने के जैसा है। आज की वीडियो इस बात पे है कि जेलेंस्की जो 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ लगभग 73% मतदान के साथ प्रेसिडेंट चुने गए, सोशल मीडिया पे हाईली एक्टिव रहने वाले जेलेंस्की अपने देश में एक बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रपति कैसे बने। यूक्रेन के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति जिनको माना जाता है उनका नाम है लियोनिड कुचमा। लेकिन 2015 से 2019 के बीच में यूक्रेन में एक सीरियल एयर हुआ जिसका नाम मैंने आपको बताया, सर्वेंट ऑफ द पीपल। और 2018 में ख़त्म हुआ, 2019 में, और चुनाव आए राष्ट्रपति के। इन्होंने अपना नॉमिनेशन दिया और ये राष्ट्रपति बन गए। इतने लोकप्रिय थे इस सीरियल की वजह से। भविष्य के गर्त में क्या छुपा हुआ है कोई नहीं जानता है कि जो व्यक्ति जिस राष्ट्र के सबसे लोकप्रिय सीरियल में राष्ट्रपति का किरदार निभा रहा था, क्या वो असल ज़िंदगी में भी राष्ट्रपति बन जाएगा और उतना ही लोकप्रिय हो जाएगा। है तो बड़ी रोचक बात। सुनने और कहने में यह भी आ रहा है कि भारत जैसा ताकतवर देश डोनाल्ड ट्रंप के एक कहने पे रुक गया, ट्रेड की एक धमकी पे रुक गया, सीज फायर कर दिया। बदला पूरा नहीं हुआ था, वो आतंकवादी पकड़े नहीं गए थे जिन्होंने 26 निर्दोष लोगों को पहलगांव में मारा। एक तरफ जेलेंस्की है, छोटा सा देश है, कम ताकतवर है, एटमी बॉम्ब नहीं है उसके पास, उसने गिव अप कर दिए थे। क्योंकि गिव अप कर दिए थे कि रसिया ने, अमेरिका ने, ब्रिटेन को उसको गारंटी दी थी सुरक्षा की। हालांकि मॉस्को यानी रसिया पीछे हट गया, वो सुरक्षा नहीं दे रहा है बल्कि उस पर हमला कर रहा है। खैर ये अलग बात है, लेकिन वो अपने आत्मसम्मान, अपने देश की सुरक्षा के लिए डटा हुआ है। मामला कैसे शुरू हुआ? मामला तो 2014 में शुरू हुआ जब रसिया ने इन्वेड किया यूक्रेन में, लेकिन मामला सबसे ज़्यादा बिगड़ा 2022 में फरवरी से, जब रसिया ने फुल वॉर शुरू किया। क्रीमिया ये वगैरह कीव की तरफ फुल अटैक करने की कोशिश की और कंट्रोल में लेने की कोशिश की रसिया ने, लेकिन सफल नहीं हो सका। 2 लाख सैनिक रसिया ने कीव की तरफ भेजे ताकि कंट्रोल किया जा सके, लेकिन नहीं कर सका। आप एक मैप देख रहे होंगे,
अपने स्क्रीन पे आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है रसिया की सीमा पे लगा हुआ, यहाँ पे लगभग रसिया के सैनिकों का कंट्रोल है इस वक्त। ये यूक्रेन की सीमा। ऐसा क्या है कि रसिया क्यों घुसना चाह रहा है यूक्रेन में, यूक्रेन को क्यों पाना चाह रहा है? इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो की गोद में जाए या नाटो यूक्रेन के आसपास भी फटके कहीं भी आके। जेलेंस्की खुद कहते हैं कि रसिया के एक फेवरेट नेता हैं यूक्रेन में जिनका नाम है विक्टर मेदवेदेव, जो कि इस वक्त रसिया में है और यूक्रेन में उनके ऊपर देशद्रोह विश्वासघात का जो है केस चल रहा है, लेकिन इस वक्त वो रसिया में बताए जाते हैं। वो रसिया के फेवरेट हैं और रसिया यूक्रेन की सत्ता उनके हाथ में देना चाहती है। और रसिया वहीं दूसरी तरफ आर्गूमेंट देता है कि पूरे यूक्रेनी रशियन बोलते हैं, क्योंकि 1922 से लेके 1992 तक यूक्रेन जो है यूएसएसआर यानी कि रसिया का ही यूएसएसआर का हिस्सा था। तो वो कहता है कि ये रसिया ही है, यहाँ के लोग रशियन बोलते हैं। खुद जेलेंस्की नेटिव रशियन है, वो खुद रशियन भाषा का प्रयोग करते हैं। रसिया का यही मानना है कि आज नहीं तो कल यूक्रेन रसिया का हिस्सा होगा वापस से। पुतिन की सीधी सी इच्छा है, सीधी सी डिजायर है कि यूक्रेन रूस के प्रभाव में रहे, रूस की इच्छा से रहे, यहाँ तक कि वहाँ की राजनीतिक प्रणाली, वहाँ के शासन, वहाँ पे नेतृत्व रूस के प्रभाव से तय हो। जैसा कि अमेरिका अधिकतर करता है वैसा ही रसिया करना चाहता है। आप इस बात से अनुमान लगाइए कि इतना छोटा सा देश होने के बावजूद भी इस युद्ध में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार देखें 70,000 से लेकर 90,000 तक यूक्रेनी मिलिट्री पर्सनस मारे गए हैं, जबकि 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक रशियन मिलिट्री पर्सनल इस युद्ध में मारे गए हैं। और सिविलियंस की जो मौत हुई है वो अलग है। मिलिट्री पर्सनल्स के लॉस के मामले में रसिया को ज़्यादा हानि उठानी पड़ी है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यूक्रेन का जो खर्च था हथियार इंपोर्ट करने पे, हथियार खरीदने पे, वो इस युद्ध के शुरू होने से पहले 0.1% के आसपास भी नहीं था। लेकिन इस वक्त यूक्रेन इज़ द वन ऑफ द टॉप इम्पोर्टर ऑफ वेपन्स। 8% दुनिया की खरीद फरोख्त जो हो रही है वेपन्स की, उसमें 8% के साथ टॉप पे है यूक्रेन। इतने हथियार खरीद रहा है रशिया से लड़ने के लिए। तो जेलेंस्की क्यों नहीं झुक रहे हैं, जेलेंस्की क्यों नहीं टूट रहे हैं, क्यों नहीं शांति वार्ता कर लेते शर्तों पे? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की जिम्मेदार हैं इस युद्ध के लिए, इज प्लेइंग विद फायर। बहुत सारी मध्यस्थता के ऑफर किए गए हैं, लेकिन जेलेंस्की झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक टीवी सीरियल, एक फिल्मी इंटरटेनमेंट की दुनिया से आने वाला व्यक्ति, क्लाउन का तमगा लेने वाला व्यक्ति, इतना बहादुर भी तो कहा जा सकता है उसको, साहसी भी तो कहा जा सकता है उसको, निडर भी तो कहा जा सकता है, अपने देश के मान सम्मान के लिए लड़ने वाला योद्धा भी तो कहा जा सकता है, पुतिन के जैसा ही तो कहा जा सकता है। पुतिन तो आर्मी का बैकग्राउंड रखते हैं, लेकिन जेलेंस्की तो वैसा बैकग्राउंड रखते भी नहीं है, लेकिन वो किसी फौजी से कम नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो यूक्रेन की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मरते दम तक वो घुटनों पर नहीं आ रहे हैं, ना वो घुटने टेक रहे हैं, और वो लड़ाई लड़ रहे हैं पूरी मजबूती से। कल क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतिहास में ये बात दर्ज हो जाएगी कि यूक्रेन जैसे देश ने जेलेंस्की के नेतृत्व में रसिया जैसे सुपर पावर के सामने घुटने नहीं टेके, हौसले अपने नहीं तोड़े। इतिहास तो इसी तरीके से जेलेंस्की को याद करेगा। आज भले ही आप उसको मूर्ख कह लीजिए, दुस्साहसी कह लीजिए, आप उसको कहें कि वो मौत के कुएं में, मौत की खाई में गिर रहा है, परमाणु बम की रसिया को न्योता दे रहा है, परमाणु बम से या किसी भी बम से रसिया उनको ख़त्म कर देगा, आप कुछ भी कह लीजिए। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इतना कमज़ोर, इतना छोटा राष्ट्र होने के बावजूद भी आंख में आंख डाल के वो पुतिन और रसिया को टक्कर दे रहा है, पुतिन जैसे आदमी से लोहा ले रहा है। इस बात के लिए तो जेलेंस्की को, यूक्रेन को याद किया जाएगा आने वाले समय में। इतिहास में उन्होंने अपने जज्बे को, साहस को दर्ज करा दिया है। आप क्या क्या कहना है इस बारे में, जेलेंस्की के बारे में, जेलेंस्की की अप्रोच के बारे में? कितने सही हैं, क्या गलत हैं? और पुतिन इस बात का, इस अटैक एयरबेस पे कैसे जवाब देंगे? कमेंट करके आप बता सकते हैं। खासतौर पर जेलेंस्की के बारे में बताइए, आपका क्या मानना है? नमस्कार।